नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुमार। तो प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं मनोविज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक तैयारी के लिए। तो आप अगर मेरे जितने भी भाई बहन हैं, शिक्षक शिक्षिका बनने के सपना देख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन लिखने के लिए हो जाएं तैयार और खुद अपने मन से भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करें और तैयारी करें, अच्छी तरह से तैयारी करें, ताकि आने वाले आगामी परीक्षा में आप अपने लक्ष्य की ओर हमेशा प्रगति रहें और प्रेरित भी रहें। और मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। आप भी थोड़ा सा अपना योगदान दें हमारे साथ, ताकि उससे होगा क्या, आप लोग अगर यूट्यूब पे देखते हुए कमेंट में हमें मोटिवेशन देते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन डालते रहूँगा और डालता भी हूँ। तो दोस्तों, ये सब बातें होती रहेगी बीच-बीच में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन से। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिएगा, ताकि आने वाले आगे वाला जो भी वीडियो होगे, वो आप लोगों तक आसानी पूर्वक पहुँच जाएँगे। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल है प्रशांत टीचिंग वे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र सिद्धांत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, खुद बता भी सकते हैं, खुद कमेंट भी कर सकते हैं। तो नंबर एक हो जाएगा ये संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा स्थान मनोविज्ञान का सिद्धांत, तीसरा हो जाएगा बाल दिशा मनोविज्ञान। तो क्षेत्र सिद्धांत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, स्थान मनोविज्ञान का सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। ये हो गया आपका क्षेत्र सिद्धांत को कितने नाम जाना जाते हैं? 3 नाम से। कौन-कौन से? संज्ञानात्मक क्षेत्र, स्थान मनोविज्ञान का सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में। दोस्तों, खेल के मैदान में आप देखते होंगे प्रत्येक बालक को वहाँ समाजीकरण का नियम ज़्यादा देखने को मिलता है। खेल में जितने भी नियम होते हैं, आप क्रिकेट खेलते हो, तो उनके भी अलग-अलग नियम होते हैं, बच्चे सीखते हैं। कोई भी खेल हो, तो उसमें क्या होता है, समाजीकरण का नियम सबसे पहले और बालक ज़्यादा सीखते हैं वहाँ ही, खेल के मैदान में। तो हम आगे बढ़ते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य यथोचित रूप है क्या? बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य यथोचित स्वरूप है अवलोकन। अवलोकन की कमी जहाँ होगी दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा, अगर आप अपने बच्चे को, अपने भाई-बहन को अगर आप किसी शहर या अकेलेपन में छोड़ दिए हैं, अगर आप उसका अवलोकन नहीं करते हैं, देख-रेख नहीं करते हैं, तो क्या होगा? उसकी अच्छाई-बुराई का आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, बालक का जहाँ बालक अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य तो चित्त क्या रूप है? अवलोकन। अवलोकन अगर सही कीजिएगा तो अच्छा होगा, अगर सकारात्मक कीजिएगा तो अच्छा है, नकारात्मक अगर उसमें प्रभाव पड़ गया तो उसका क्या हो जाएगा? अपराधी प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक है। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किस पर? विचारात्मक प्रक्रिया में। विचारात्मक प्रक्रिया में क्या क्या अंतर्निहित है? प्रतिबिंब है, अवधारणा है, प्रतीक एवं संकेत भाषा है, शारीरिक क्रिया है और मानसिक क्रिया है। ये सब अंतर्निहित है किसमें? विचारात्मक प्रक्रिया में। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविकता, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें वास्तविकता तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणा का प्रस्तुतिकरण निहित हो, वो क्या कही जाती है? रचनात्मक प्रक्रिया कही जाती है दोस्तों। मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सर्वाधिक है, मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सर्वाधिक है, उसके विचार का क्या अर्थ है? अभिव्यक्ति। हम किसी भी इंसान का मूल्य अंकन कैसे करते हैं?
उसके अभिव्यक्ति से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके निष्ठा से। तो क्या होता है दोस्तों, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है, उसके विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? आश्चर्य से। तो दोस्तों, मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक मैकडूगल साहब हैं। ये सब पॉइंट आप, एक छोटी-छोटी पॉइंट है जो कि आपको लिखना, पढ़ते-पढ़ते याद करना पड़ेगा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है। तो बाल्यावस्था में आप उतनी, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में दोस्तों क्या होती है, उतना मतलब सर्व और गर्व जैसी जो भावना होती है वो विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और अंततोगत्वा बाल्यावस्था के अंत तक वो परिपूर्ण हो जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? दोस्तों, आज मैंने सेट मार रहा था तो मुझे इस क्वेश्चन का याद आया, तो मैंने क्या कर दिया था, उत्तर बाल्यावस्था मार दिया था। फिर मैंने सोचा और जब मैं लिख रहा था तो मुझे लगा कि खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था ही माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों बाल्यावस्था 2 टाइप के होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था हो जाएगी आपका 7 से 12 वर्ष, और पूर्व बाल्यावस्था 5 से 7 वर्ष। तो 7-8 वर्ष की अवस्था, 8 वर्ष के बाद दोस्तों खिलौने में बच्चे उतना मतलब नहीं रखते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होंगे वो खिलौने की आयु कहलाएगी। कक्षाओं में खेल विधि आधारित है किस पर? कक्षाओं में खेल विधि आधारित है किस पर? वृद्धि एवं विकास के मानसिक सिद्धांत पर। वृद्धि एवं विकास के मानसिक सिद्धांत पर कक्षाओं में खेल विधि आधारित होती है। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? बीने साहब। बीने साहब जिसने एक तत्व सिद्धांत दिया, और द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन साहब ने। तो दोस्तों इस प्रकार हमें पॉइंट टू पॉइंट हर क्या करना है, क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखना है कि बुद्धि को मापने के लिए, या बुद्धि का पहली बार अंकन या मापन किसने किया था? बीने साहब ने। मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु जिसे हम कहते हैं वो क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। मानसिक आयु क्या होती है? कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना। अब जैसे सिंपल बात में समझ लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 24 के अनुसार यह दिया गया है कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, 14 है कि दोस्तों 18 है, देख लीजिएगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी बच्चे को कल कारखाना में नहीं लगा सकते। अगर वो बच्चे अपनी जिम्मेदारी के साथ जो उसका उम्र है उससे ज्यादा कार्य कर रहा है, या जिसकी जैसी उम्र है उससे ज्यादा कार्य कर रहा है, तो उसका क्या होता है, मानसिक आयु कहलाती है। कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र में या उम्र से ज्यादा कार्य करना या कम कार्य करना क्या कहलाती है, मानसिक आयु। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? दोस्तों यहाँ ठीक कर लीजिएगा, अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। नंबर 1 मंद बुद्धि, नंबर 2 औसत बुद्धि, नंबर 3 कुशाग्र बुद्धि। दोस्तों ये सब पॉइंट है जो आपको अपने मस्तिष्क में हमेशा एक सामने की दर्पण की तरह रखना पड़ेगा, कि जब ये क्वेश्चन आए तो आप ऐसे नजर उठाएं और दर्पण में दिखे। अल्फ्रेड बीने साहब 3 प्रकार बुद्धि को बांटा है, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? स्टर्न साहब ने बुद्धि लब्धि को IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया?
स्टर्न साहब ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा। स्टर्न साहब ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा था। कैसे मापा था? बुद्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। बुद्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। आप समझ रहे होंगे। इतना तो आप लोग मतलब ना समझ तो हो नहीं सकते हैं। जो मैं हिंदी में लिखा वैसे भी लिख सकता था, लेकिन इस प्रकार लिखने में मुझे काफी आसानी हुई, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा वो जो आप बट्टे उठे करके लिखना थोड़ा कष्टदायक महसूस होता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको समझाने के लिए ये कर दिया कि बुद्धि बराबर क्या होती है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना 100 कर दीजिए। वो आप खुद लिख सकते हैं। भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? भाटिया परीक्षण हो, बैचलर परीक्षण हो, इसका संबंध बुद्धिमापन से होती है। तो दोस्तों, ये बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है या अपने आप में लोड कर लेना है कि भाटिया परीक्षण का संबंध या बैचलर परीक्षण का संबंध बुद्धिमापन से होती है। बुद्धि लब्धि को मापने का सूत्र किसने दिया था? अभी जैसे मैंने दोस्तों बताया ना आपको कि बुद्धि लब्धि किसने मापा था? स्टर्न साहब ने। और कब मापा था? 1912 में। तो दोस्तों सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे, बुद्धि लब्धि को सबसे पहले किसने मापा था और सूत्र किसने दिया? स्टर्न साहब ने। स्टर्न के बुद्धि लब्धि के सूत्र को संशोधित किसने किया था? हो सकता है दोस्तों कि स्टर्न के बुद्धि लब्धि में कोई तरह का प्रॉब्लम हो, कोई तरह का डिफॉल्ट हो, जिसको संशोधित किया, जिससे हमारे संविधान को संशोधित होता है। जैसे कि हमारे एक फ्रेंड बता रहे थे कि सर अपने क्वेश्चन में कहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था तो कहा मैंने मिस्टेक से हो सका कि संविधान संशोधन प्रथम मैं 1950 बोल दिया था। तो दोस्तों वो ऐसा नहीं होगा, 1951 होगा प्रथम संविधान संशोधन। अगर बोल भी दिया होगा तो आप लोग उसे ठीक कर लीजिएगा। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, स्टर्न का जो भी बुद्धि लब्धि के सूत्र थे उसमें संशोधित किसने किया था? टर्मन साहब ने। बुद्धि मापन के लिए सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों सर्वप्रथम बुद्धि मापन के लिए सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में किसने स्थापित किया था? बुंट साहब किए थे। बुंट साहब, याद रख लीजिए दोस्तों कि बुद्धि मापन के लिए सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में कौन किए थे स्थापित? विलियम बुंट साहब। बुद्धि का विचलन, बुद्धि का विचलन, बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? टर्मन साहब। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? टर्मन साहब ने। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है दोस्तों? जॉन डीवी साहब। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी साहब। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपैट्रिक और जॉन डीवी साहब। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक और जॉन डीवी साहब। दोस्तों हमारी अगर आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही होगी और अगर हो सके थोड़ा तबीयत खराब के कारण कभी हमें लगता है कि मुझे थोड़ा सा आवाज में कोई प्रॉब्लम होगी, करापन आई होगी, या बीच बीच में मैंने आपके सामने खांस भी दिया होगा, तो हर चीज़ ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय का परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण थोड़ा तबीयत डाउन है। मेडिसिन वेडिसिन लिए हुए हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे माँ काली कृपा से। और आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आएंगे वीडियो, और जितने भी हो सके मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा। मैं भी खुद अपने लिए पढ़ता हूँ, आप लोग भी अपने लिए पढ़ो। बस आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, बस पढ़ते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, हमें मोटिवेशन दो। लाइक भी मत करो, कोई टेंशन नहीं, बस मोटिवेशन देते रहो। तो प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था? किलपैट्रिक साहब और जॉन डीवी साहब। प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देता है, प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देता है कौन? प्रगतिशील शिक्षा। बालकों के नैतिक विकास को कितने चरण में बांटा गया है? बालकों के नैतिक विकास को कितने चरण में बांटा गया है? 3 चरण में।
समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की साहब। समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की साहब ने। वाइगोत्स्की साहब कहाँ के रहने वाले थे? रूस के थे दोस्तों। वाइगोत्स्की साहब रूस के। और पियाजे साहब दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा पियाजे साहब कहाँ का है, मैं आपको बता दूंगा। मैं जानता हूँ जरूर, मैं आपको बताऊंगा पियाजे साहब कहाँ के थे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि पियाजे साहब कहाँ के थे, जरूर कमेंट में बताइएगा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिए? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिए? तो दोस्तों 3 विद्वानों ने। कौन कौन? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की साहब और ब्रूनर साहब। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिए? 3 विद्वानों ने। कौन कौन? जीन पियाजे साहब, वाइगोत्स्की साहब और ब्रूनर साहब। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम जाना जाता है? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से। वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? अधिगम के द्वारा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का एवं सर्वांगीण विकास। व्यक्ति के व्यक्तित्व का एवं सर्वांगीण विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि सर्वांगीण विकास। वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु से शुरू होती है? वर्णमाला जब हम ओ आ से लेके 12 खड़ी पढ़ने लगते हैं, माँ सिखाने लगती है, पिताजी सिखाने लगते हैं, स्लेट पेंसिल हाथ दे के कि 2 अंडा बना के और मैं मिटा देता था और बीच से डंडा खींच के बस उसको अ बना देता था। तो क्या ये जो वर्णमाला जब पहचान होने लगती है, क ख से लेके अक्षर ज्ञान तक किस आयु से स्टार्ट हो जाता है? 3 वर्ष की आयु से स्टार्ट करने लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहाँ लास्ट है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों एक बात मैं कहना भूल गया आप लोगों को कि आप लोगों से मेरी फिर निवेदन है कि आप लोग महिला शिक्षक, सैनिक और किसान तथा अपने गुरु का सम्मान कीजिएगा, वृद्ध का सम्मान कीजिएगा। ये सब हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। अगर वो हैं तो हम सुरक्षित हैं, अगर वो नहीं है तो हम लोग अपने आप में सुरक्षित नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपने माता पिता का सेवा कीजिए। और एक शिक्षक का जो गुण होता है, शिक्षक में 3 वर्ड होता है, सहर्षी का और अक्ष क। तो मैं आप लोगों से ये शिक्षक का अर्थ जानना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक हम किसे कहते हैं। ये शिक्षक, सहशिक्षा, अक्षर को, ये 3 वर्ड का आप लोग विश्लेषण हमको जरूर भेजिएगा। और जिसका भी विश्लेषण मुझे अच्छा लगा मैं उसको जरूर कुछ नहीं कुछ गिफ्ट करूंगा, अपने से करूंगा। मैं जिसके आंसर से मैं सहमत हो जाऊंगा कि ये सही है तो मैं उसको अपने तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर भेजूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, अच्छे से रहिए।